जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का साथियों यह पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में लगभग साथियों 150 क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं या ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो लगभग हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये आते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आप जब प्रश्न देखेंगे आपको स्वयं आप महसूस करेंगे कि ये प्रश्न वास्तव में साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए सेम है साथियों। इसी के साथ साथ आप जानते हो साथियों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सेम ही होता है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो साथियों या फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी करो या यूजीसी नेट किसी की भी तैयारी करो, सेम इसमें प्रश्न आते हैं साथियों। तो एक बार मैं सभी साथियों का बेलोदा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं साथ इस क्लास में और हम शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। इसके पहले साथियों मैं आपसे मेरा आग्रह है कि यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर प्रकार की आपके पास क्लास पहुंच सके। देखिए आज का हम पहला प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। तो ये आज का अपना पहला प्रश्न रहा और पहला प्रश्न किस प्रकार ध्यान से देखिए। यदि इस प्रश्न की बात करते साथियों तो पीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, ऐसा इसमें पूछा गया है। यानी कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। मृगावती है, पदावली है, पद्मावत है या साथियों मधुमालती है। तो यहाँ पर हम बात करें राधा कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं साथियों तो ये है पदावली है और ये पदावली की रचना की बात करते हैं साथियों तो ये पदावली है साथियों विद्यापति की पदावली है साथियों। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है ये पदावली है। मृगावती की बात करते हैं साथियों तो ये मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन की रचना है, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत की बात करते हैं साथियों ये मलिक मोहम्मद जासी की रचना है और मधुमालती की बात करते हैं साथियों तो ये मंजन की रचना है साथियों। ये तीनों रचनाएं एक ये दो साथियों ये सूफी काव्य से संबंधित रचना है साथियों और पदावली में राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन है साथियों। आगे के हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या पूछता है। बीसल देव रासो की नायिका है साथियों। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत बार आया है साथियों। यूपी पीएससी में भी साथियों ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में, साथ साथ आरपीएससी राजस्थान में भी फिर मेरे साथियों ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा बिसल देव रासो की नायिका क्या है। आपको पता है बिसल देव रासो की जो नायिका है साथियों वे कौन है? राजमती इसकी नायिका है। अब हम बिसल देव की बात करते हैं साथियों तो बिसल देव रासो है ये हम बात करते हैं साथियों ये श्रृंगार प्रधान रासो है। ये आदिकाल का रासो है पर ध्यान रखिए इसमें श्रृंगार प्रधान रासो है और ये है साथियों इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। और यदि इसके हम साथियों रचयिता की बात करते हैं तो नरपति नाले है साथियों ये इसके रचयिता है। किसके? बिसल देव रासो के। अब इसकी आगे और बात करते हैं साथियों तो इसकी कथा 4 खंडों में है। किसकी? इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त है। किसकी साथियों? बिसल देव रासो। श्रृंगार प्रधान काव्य है, नरपति नाल इसके रचयिता है, इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त है साथियों। ये अपन को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अपना चर्याय पद के रचयिता है। चर्याय पद के रचयिता कौन है साथियों? देखिए यहाँ पर सरपा है, शबरपा, लूहीपा, कुकीरपा है। तो यहाँ पर अपन ये बात करते हैं साथियों चर्याय पद किसकी रचना है तो यहाँ पर आगे अपना शबरपा अपना सही आंसर होगा। कौन सा? शबरपा अपना सही आंसर है। चर्याय पद शबरपा की है और चर्याय पद एक प्रकार के ये क्या है ध्यान रखना साथियों चर्याय पद एक प्रकार के गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। चर्याय पद संध्या भाषा के दृष्ट कुंड में लिखी गई जिसके दूसरे अर्थ होते हैं जबकि दोहा कोश सरपा द्वारा लिखा गया है।
तो ये चर्यापद जो रचना है इसके रचयिता शबरपा है। कौन है साथियों, ध्यान रखिएगा, शबरपा है। और ये अनुष्ठानों के समय जो गीत गाए जाते थे उस समय, सिद्धों के समय, तो ये एक प्रकार के गीत है साथियों। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, जे चंद्र प्रकाश के रचयिता है। जगनी के भट्ट केदार है, मुशीरदर या मधुकर कवि है। तो साथियों देखो यहाँ दो रचना मिलती है, एक मिलती है जे चंद्र प्रकाश और एक मिलती है हमें जे चंद्र प्रकाश, और एक मिलती है जे चंद्र प्रकाश, और एक मिलती है एक और रचना है जे मयंक जस चंद्रिका। अब नाम आया क्या, जे मयंक जस चंद्रिका, ये दो रचना मिलती है साथियों। तो जो जे चंद्र प्रकाश है ये तो साथियों भट्ट केदार की रचना है, आपको ध्यान रखना है। किसकी है, ये भट्ट केदार की रचना है। और एक जे मयंक जस चंद्रिका, जिसमें मयंक आएगा साथियों, वह है मधुकर की रचना। ये दोनों चीज़ों आपको ध्यान रखना है। जे चंद्र प्रकाश है ये तो भट्ट केदार की है प्रकाश, और मयंक से याद रखना जे मयंक जस चंद्रिका। अब जिसमें मैं आएगा उसको याद रखना, ये मधुकर की कवि है। दोनों में ही साथियों कन्नौज नरेश जयचंद्र का वर्णन है। कन्नौज के राजा जो जयचंद्र था, इन दोनों का साथियों इसमें वर्णन है। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं साथियों और भी, यहाँ जगनिक की बात करते हैं साथियों। जगनिक ने परमार रासो लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान रखना, जगनिक ने परमार रासो लिखा है। इसके बाद करते हैं साथियों श्रीधर ने जो लिखा है वो लिखा है रणमल छंद। रणमल छंद लिखा है श्रीधर ने। और मधुकर की कवि की तो अपन ने बोल दिया, मधुकर ने क्या लिखा, जे मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर ने लिखा है साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला अपना प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आता है 5वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। ये जितने भी प्रश्न आए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, इसी प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो ये 2 बार आया, एक यूपी पीएससी में प्रश्न आया हुआ है, और यूजीसी नेट 2013 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, और यूपी पीजीटी 2021 में भी ये प्रश्न आया है 3 बार। और भी जाने कितने बार है। देखिए ये कुमारपाल प्रतिबोध की हम बात कर रहे हैं। तो कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है साथियों, ये है सोमप्रभ सूरी की। आपको ध्यान रखना है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। और सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। कौन थे साथियों, ये जैन से संबंधित रचना है। ये गुजरात के थे साथियों, कहाँ से, गुजरात के एक जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव बताया जाता है कि 1252 विषय माना जाता है। कितना, 1252 में साथियों इनका जन्म माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुमारपाल प्रतिबोध है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है, तो ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। हेमचंद्र शारंगधर और मरुतुंग की बात करते हैं आगे साथियों। तो हेमचंद्र ने जो लिखा है, हेमचंद्र सूरी ने जो लिखा है, इसने कुमारपाल चरित्र लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान रखना, कुमारपाल चरित्र लिखा है। अब यहाँ दोनों ही ध्यान रखना है, एक तो कुमारपाल प्रतिबोध जिसके रचयिता सोमप्रभ सूरी है, और एक है कुमारपाल चरित्र जिसके रचयिता है हेमचंद्र सूरी। ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद रखना है। शारंगधर ने साथियों हम्मीर रासो लिखा है, और मरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है साथियों। क्या लिखा है, प्रबंध चिंतामणि। ये 5वां प्रश्न अपन ने देखा है। छठे प्रश्न की बात करते हैं साथियों, संदेश रासक के लेखक कौन है। पहले बात अपन बात कर ले, संदेश रासक के लेखक की पूछा है साथियों, तो इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। ये साथियों कॉलेज लेक्चर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान, पहले बात करते हैं आंसर। तो संदेश रासक के जो रचयिता है साथियों, वे अब्दुल रहमान आता है, जिन्हें अध्ययमान के नाम से भी जाना जाता है साथियों। एक और ध्यान रखना, इसमें और भी है, ये संदेश रासक साथियों एक खंड काव्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है, खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है, खंड काव्य है। और एक और ध्यान रखना साथियों, जो षड ऋतु वर्णन पद्धति का जो सर्वप्रथम मिलता है, किसका, षड ऋतु
वर्णन पद्धति का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो संदेश रासक में ही मिलता है। तो आपको याद रखना है संदेश रासक है, उसके रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। ये एक खंड काव्य है और षड ऋतु वर्णन पद्धति का जो सर्वप्रथम आरंभ मिलता है साथियों, वो कहाँ पर मिलता है? संदेश रासक में ही मिलता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न अपने पास आता है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? यह प्रश्न अपने सामने आता है साथियों। क्या है कि विद्यापति की पदावली हिंदी में रचित होने पर भी निम्न में से किससे प्रभावित है? बांग्ला से, मराठी से, बिहारी से अथवा उड़िया से साथियों। तो यहाँ पर हम इसका आंसर की बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये उत्तराखंड कॉलेज लेक्चरर में या पीजीटी में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान रखिए आप, यहाँ पर हम प्रश्न की बात करते हैं तो बंगला या बांग्ला भाषा होगी साथियों। बंगला या बांग्ला भाषा से ये प्रभावित है। मैथिली में तो है ही सही, लेकिन ये बंगला और बांग्ला जयदेव के गीत गोविंद की तर्ज पर विद्यापति ने पदावली की रचना की थी। ध्यान रखना, जय गोविंद किए किसके? जयदेव के गीत गोविंद की तर्ज पर इन्होंने पदावली की रचना की थी। और ये जो जयदेव है साथियों, ये बंगाल के ही कवि थे। तो ध्यान रखना, यही साथियों यहाँ पर अपना आंसर होगा बंगला भाषा। इसके बाद और भी बात करते साथियों तो एक बच्चन सिंह है, डॉक्टर बच्चन सिंह साथियों। उन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा। ध्यान रखना, जातीय कवि। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो अपनों को ध्यान रखना है, विद्यापति को जो जातीय कवि कहा वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। विद्यापति ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। क्या? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक जो कवि कहा है, किसको? विद्यापति को। ये किसने कहा? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपना आता है 8वां प्रश्न है। और 8वां प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? ये प्रश्न ऐसा है। शिव सिंह ने, मिश्र बंधु ने, रामकुमार वर्मा ने अथवा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अब सही आंसर आपको बताना है। चारण काल शब्द का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पर हम आंसर की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ चारण काल जो शब्द आएगा वो आया है सर रामकुमार वर्मा ने। क्या आएगा? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है साथियों। ये आपको याद रखना है। क्या आएगा? रामकुमार अपना सही आंसर होगा। इसके बाद देखो साथियों, देखिए यहाँ पर जो चारण काल जो शब्द है, हाँ ये चारण काल है साथियों, यहाँ पर मेरे हिसाब से ये कोई भी आंसर सही नहीं है। चारण काल है साथियों वह डॉक्टर गिरियर्सन ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर गिरियर्सन ने आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग किया है। और यदि हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर चारण काल नहीं है, यहाँ पर गिरियर्सन नहीं है, तो हम रामकुमार वर्मा इसका ऑप्शन चुनेंगे साथियों। किसका? किसका? चारण काल के लिए। यदि यहाँ पर कौन होता? डॉक्टर गिरियर्सन होता साथियों, तो फिर गिरियर्सन ने इसके लिए चारण काल शब्द का प्रयोग किया है साथियों। तो इन ऑप्शन को देखते हुए यहाँ देखेंगे साथियों ने रामकुमार वर्मा अपना सही आंसर होगा। यदि रामकुमार वर्मा नहीं होता तो फिर अपना जो आंसर होता वो क्या होता? वो अपना आंसर होता क्या? डॉक्टर गिरियर्सन अपना सही आंसर होता साथियों। आगे हम बात करते हैं 9वां प्रश्न है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल अथवा भक्ति काल। तो इस प्रश्न की यदि हम साथियों सही आंसर की बात करते हैं, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हम इसको कहाँ पर पढ़ते हैं? किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास में इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं? किसको साथियों? अमीर खुसरो को। तो बताइएगा, आदिकाल में अमीर खुसरो को हम कहाँ पर पढ़ते हैं? आदिकाल में पढ़ते हैं, भक्ति काल में पढ़ते हैं, रीतिकाल में पढ़ते हैं, या फिर मेरे साथियों इसको आधुनिक काल में पढ़ते हैं? तो यहाँ पर यदि हम आंसर की बात करते हैं तो अपना जो आंसर होगा
वो क्या होगा, वो अपना आंसर होगा साथियों आदिकाल। क्या होगा, आदिकाल अपना सही आंसर होगा, यानी कि सी अपना सही आंसर है। ये अपना सही आंसर है आदिकाल। ठीक है, सी अपना सही आंसर है। अब आगे आगे और भी बात करते हैं साथियों। तो इसमें और भी बहुत कुछ है अमीर खुसरो के बारे में। जैसे हम बात करते थे अमीर खुसरो का, यदि हम वास्तविक नाम की बात करते तो अबुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, अबुल हसन साथियों इनका वास्तविक नाम है। किसका, अमीर खुसरो के। और यदि इनके गुरु की बात करते हैं साथियों, निजामुद्दीन औलिया। क्या, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है साथियों। किसको, अमीर खुसरो को। और कहा जाता है कि इन्हें दिल्ली पर दिल्ली पर साथियों, दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का राज्य देखा है साथियों इन्होंने। और इनकी हम प्रमुख रचना की बात करते हैं साथियों, इनकी रचना है, एक रचना है इसकी साथियों खालिक बारी। खालिक बारी की बात करें, नूह सी पर इनकी रचना, नूह सी पर इनकी रचना है खालिक बारी, नूह सी पर है साथियों। इसके बाद मुकरियों बात करते हैं तो मुकरिया इनकी रचना है। मुकरिया दो सुकने साथियों इनकी रचना है, दो सुकने इनकी रचना है। पहेलिया इनकी रचना है, आदि इनकी रचना है साथियों। किसकी, अमीर खुसरो की। अब मेरे साथियों हम आगे की बात करते हैं तो आगे ऊपर है दान वाक्यावली के रचनाकार है। तो ये जो प्रश्न है, देखो कभी कभी जो एग्जामिनर होता है साथियों, वो बिल्कुल आंतरिक भागों से भी प्रश्न पूछ लेता है। अब उम्मीद दी थी कि साथियों ये दान वाक्यावली से भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन उसने पूछ लिया है। तो यदि हम दान वाक्यावली की हम बात करते हैं साथियों, तो इसके जो रचयिता है वो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति इसके रचयिता है दान वाक्यावली के। ध्यान रखना, दान वाक्यावली के रचयिता कौन है साथियों, विद्यापति ही दान वाक्यावली के रचयिता है साथियों। तो यहाँ आंसर क्या होगा, ए अपना सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो 11वां जो अपना प्रश्न आता है ना, ध्यान से देखिए 11वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए 11 प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह निम्न में से किसका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, अथवा साथियों डॉक्टर बच्चन सिंह का साथियों। देखिए हम बात करते हैं विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये निम्न में से किसका कथन है। यहाँ पर कथन की बात कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पर अपन कथन की बात करते हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। किसका है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये जो कथन है ये बच्चन सिंह का कथन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। और यदि हम आगे इसके बारे में बात करते हैं तो विद्यापति के बारे में और भी बात करते हैं साथियों, तो विद्यापति के बारे में अनेक है साथियों इनको समझने के। यानी कि कुछ न कह सकते हैं कि विद्यापति कवि है साथियों या फिर ये भक्त है, इसके विषय में ही विवाद है, बहुत ज़्यादा विवाद है इनमें। यानी कुछ तो विद्यापति को साथियों कवि समझते हैं, विद्यापति को कुछ भक्त समझते हैं, है साथियों, इसके संबंध में बहुत ज़्यादा विवाद है। हम आप 11 प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न आया था हमने चारण काल, आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम जो किया साथियों वे तो डॉक्टर गिरियसन ने किया था, मुझे याद है। लेकिन संधि चारण काल जो शब्द का प्रयोग किया, क्या है, संधि। अब देखो मुझे याद आया, हाँ, चारण काल जो शब्द का प्रयोग किया था मेरे साथियों वो तो डॉक्टर गिरियसन ने किया था। और लेकिन संधि चारण काल शब्द का जो प्रयोग किया था, संधि चारण काल, याद रखना ये जो संधि चारण काल जो शब्द है ये राम कुमार वर्मा ने किया था। किसने किया था, राम कुमार वर्मा ने संधि चाणकाल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन उस प्रश्न में मैं गिरियसन दे ही नहीं रखा है साथियों, इसलिए अपन ने क्या वहाँ पर राम कुमार वर्मा का अपन ने क्या किया, चयन किया है। यहाँ इस प्रश्न की बात में डॉक्टर बच्चन सिंह आपको ध्यान में रखना है। अगला है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लोहीपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत है। सरहपा किस साहित्य में माना जाता है, आदिकाल में
सरप्पा और लुईपा, डोडिम्पा, कणप्पा, ये आदि कवियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इनको कहाँ, रासो साहित्य में, जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य मतलब लौकिक साहित्य में, कहाँ पर हम इसका अध्ययन करते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, यदि हम बात करते हैं लुईपा सरप्पा की, तो इसको हम सिद्ध साहित्य में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं, इनको हम सिद्ध साहित्य में पढ़ते हैं इन्हों। और यदि आगे हम बात करते हैं आगे और भी, तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या साथियों वे 84 मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इसमें सरप्पा है, शबरपा है, लुईपा है, डोडिम्पा है, कुकिरपा है, कड़प्पा है, ये आदि है। और यदि प्रथम सिद्ध की बात करते हैं साथियों, तो प्रथम जो सिद्ध है वो सरप्पा को ही प्रथम सिद्ध माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राहुल सांस्कृत्या ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। किसको, सरप्पा को, और सरप्पा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्याय पद कहलाती है। अपन देखा चर्याय पद जो शबरपा की रचना है, ये क्या है, अनुष्ठानों के समय जो गीत गाए जाते थे उनको ही क्या कहते थे, चर्याय पद कहा जाता था साथियों। ये सिद्धों में क्या, पंचमकार में ये विश्वास करते थे, यानी मध्यमास मैथुन मुद्रा, इसमें ये विश्वास करते थे साथियों। नारी साचार्य को ये महत्वपूर्ण स्थान देते थे साथियों। ये सिद्धों की प्रमुख विशेषता है, तो ये अपन को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, सिद्ध साहित्य अपना सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना है। राम भक्ति काव्यधारा, रासो काव्यधारा, ज्ञानाश्री काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। एक बार प्रश्न किसी भी एग्जाम को देने के पहले, किसी भी एग्जाम के दौर में आप जब पेपर हल करने लगे साथियों, तो पहले क्वेश्चन को यानी कि ध्यान समझना है। क्वेश्चन को समझे बिना साथियों आपने उत्तर नहीं देना है। देखो एक बार पुनः, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ देखिए, ग्राम काव्यधारा, ज्ञानाश्री काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा। तो यहाँ पर रासो काव्यधारा है साथियों, ये आती है किसके अंतर्गत, ये आती है अपने आदिकाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, ये आती है अपने आदिकाल के अंतर्गत। तो ये अपना सही आंसर होगा। अब आगे हम बात करते हैं साथियों भक्ति काल में। तो भक्ति काल को दो काव्यधारा में निर्गुण और सगुण बांटा है। यदि हम निर्गुण की बात करते हैं साथियों, निर्गुण में निर्गुण काव्यधारा में एक तो आती है अपने प्रेमाश्री काव्यधारा, एक आती है ज्ञानाश्री काव्यधारा। एक तो क्या आती है, प्रेमाश्री काव्यधारा आती है, और एक आती है ज्ञानाश्री काव्यधारा। और सगुण की बात करें, सगुण में राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ऐसे इनको बांटा गया है साथियों। आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर अपना आता है, प्रश्न आता है अपना 14। प्रश्न क्या पूछता है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है। देखो साथियों, जीवन में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ध्यान रखना, कठोर मेहनत अवश्य करनी है। बिना कठोर मेहनत किए हुए जीवन में किसी ने भी सफलता प्राप्त नहीं की है। तो जितनी ज़्यादा आप कठोर मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। इसलिए जहां तक अपन को नहीं रुकना, जहां तक सफलता नहीं मिल जाती है, इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का आंसर हम देते हैं, क्या है, सिद्ध सामंत की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये कथन किसका है। चारों में से यहाँ आंसर देना है। यदि हम चारों में से आंसर की बात करते हैं तो यहाँ है राहुल सांस्कृत्यायन, डी अपना सही आंसर है साथियों। क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन अपना सही आंसर, यानी कि ये जो कथन है ऊपर का, ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है। ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है साथियों, वे किसका है, राहुल सांस्कृत्यायन को ही दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं साथियों, 15 अपना प्रश्न होता है। 15 प्रश्न के यदि हम आंसर की बात करते हैं, प्रश्न की क्या बोलता है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, किसकी है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है, आचार्य शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो। यानी इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये देखो,
चार है, यहाँ पर चार रासो है, कौन से रासों में श्रृंगार रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर अपना है बिसलदेव रासो। जो बिसलदेव रासो साथियों ये क्या है? ये श्रृंगार प्रक रचना है। एक और ध्यान रखना, ये मुक्तक रचना है। श्रृंगार तो यही से साथ ही साथ मुक्तक रचना है साथियों। इसमें क्या है बिसलदेव रासों में सांबर नरेश बिसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम, इतिहास में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ और क्या है साथियों, इसमें इसकी नायिका है राजमती। इन दोनों का साथियों इसमें वर्णन है, यानी कि विवाह के पहले, विवाह और विवाह के बाद की तीनों स्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्या है बिसलदेव रासो हम सही है। पृथ्वीराज रासो किसका है? ये चंद्रप्रदायी का है। खुमान रासो किसका है साथियों? यदि हम खुमान रासो की बात करते हैं, खुमान रासो किसने लिखा है? तो ये दलपति विजय ने लिखा। कितने? दलपति विजय ने खुमान रासो दिया। और विजयपाल रासो की याद करते तो विजयपाल को किसने लिखा है? विजयपाल रासो की हम बात करते हैं तो विजयपाल रासो लिखा है नल्ले सिंह ने। मुझे याद आया किसने लिखा है? नल्ले सिंह ने लिखा है। खुमान रासो की बात करते हैं दलपति विजय ने लिखा है। बिसलदेव रासो की बात करते हैं नरपति नाले ने लिखा है। किसे? नरपति नाले ने। और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा ही सही। आगे हम बात करते हैं 16वां प्रश्न की। वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। क्या है? अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धनाथ योगियों की रचना के विषय में यह मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल अथवा मिश्र बंधु। इनमें से पता ना कि ये किसका कथन है? तो साथियों ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। सिद्धनाथ और योगियों की रचना को साथियों इन्होंने साहित्य में स्थान नहीं दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने केवल इनको धार्मिक शिक्षा मात्र माना है। तो ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आपको अच्छी तरह से इसके बारे में अच्छी तरह से इसको याद रखना है साथियों। हम आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न अपना कौन सा है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न है राहुल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हाँ, कौन सा तथ्य सही नहीं है? देखिए इनका कौन सा तथ्य सही? इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह है मूलतः एक शिलांकित कृति है। ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायिका का सौंदर्य वर्णन है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? उस सत्य कथन का अपन को चयन करना है। देखिए साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर होगा डी। इसमें राहुल नामक नायक नहीं नायिका है। जो राहुल है वो क्या है? नायिका है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसमें राहुल जो नायिका उसका नखशिख वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? नखशिख वर्णन किया है, यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिका तक इसका वर्णन किया। और ये नखशिख वर्णन पद्धति का पहला ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? राहुल बेल साथियों। यानी हिंदी में जो नखशिख वर्णन पद्धति का जो पहला ग्रंथ है वो राहुल बेल ही माना जाता है। इसमें हिंदी की 7 ये भी ध्यान रखना, हिंदी की 7 बोलियों का इसमें वर्णन है। किसमें? इस राहुल बेल में। याद रखना हिंदी की 7 बोलियों का इसमें वर्णन है। इसका नायक है वो रोड़ा कवि है, रचयिता रोड़ा कवि है। ये एक शिलांकित करती है गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य है साथियों। इतना अपन को याद में रखना है। और ये रचना साथियों जो मानी ये 10वीं सदी की रचना मानी जाती है। किसकी? 10वीं सदी की ये रचना मानी जाती है साथियों। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकचार देवसेना नहीं, ये देवसेन है साथियों। नेमिनाथ रासो सुमति गणी भरत शर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी और रेवंत गिरिराज जन जीन धर्म सूरी। तो यहाँ पर यदि हम इनकी बात करते हैं सुमेलित नहीं है तो ये रेवंत गिरिराज से सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिराज साथियों ये विजय सेन सूरी की रचना है। किसकी है?
विजय सेन सूर्य की रचना है। कौन सी? रेवंत गिरी रास जो रचना है ये विजय सेन सूर्य की रचना है साथियों। यानी कि अपन यहाँ पर जो अपना आंसर है वो कौन सा आंसर होगा? डी अपना सही आंसर होगा। ठीक है। श्रावकाचार्य की रचयिता देवसेन है सही। श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। नेमिनाथ रास और सुमति गणिका है साथियों, और भरत बाहुबली रास है ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। जो रेवंत गिरी रास है ये जीन धर्म सूर्य की नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये जो रचना है ये है विजय सेन सूर्य की रचना। किसकी है? विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरी रास। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपना आता है 19वां। सरापा से संबंधित कौन सा प्रत्यय सही नहीं है? देखो ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, सरापा नहीं है, ये सरहपा। सरहपा से कौन सा प्रत्यय नहीं, ये साथियों न्याय तथ्य, यानी सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? सरहपा कौन है साथियों? ये सिद्ध साहित्य का आरंभ करता थे, बिल्कुल ये राइट है। दोहा कोश इनकी रचना है, ये भी बिल्कुल राइट है। इनकी भाषा सर्वदा सिद्ध सरल मानी जाती है। प्रश्न अपन बात करते सी, तो यहाँ पर प्रश्न क्या? हाँ, इनकी भाषा सर्वत्र सिद्धि सरल, सीधी है या साथियों ने, सिद्धि नहीं है, ये सीधी सरल मानी जाती है। इन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए कुंडलियों देते हुए पंडितों को फटकार लगाई ही है साथियों। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये सी अपना सही आंसर है। इनकी जो भाषा है वो सर्वत्र सीधी नहीं है साथियों। इनकी भाषा कहीं ना कहीं तो समझ में आती नहीं, इस प्रकार से मानी जाती है नहीं, क्योंकि सिद्ध सरपा सिद्ध साहित्य के कवि आरंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। किसे? सरपा को हिंदी का पहला कवि माना है। और आगे हम बात करते हैं, इनका जो समय साथियों 8वीं शताब्दी माना जाता है सरपा का समय। इनका मूल नाम की बात करते हैं राहुल भद्र साथियों, इनका मूल नाम है, और ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है, और दोहा कोश को पढ़ने में कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि इन कविताओं में सपाट बयान है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहे भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है साथियों इनमें। इसलिए साथियों अपना ये प्रश्न क्या है? सी अपना सही है, क्योंकि इनकी भाषा सर्वत्र सीधी नहीं है। ये शास्त्रीय भाषा तो सीधी लगती है, लेकिन इनका जो अर्थ है साथियों वह गूढ़ अर्थ माना है, बहुत गूढ़ अर्थ है साथियों, जो एक साधारण मनुष्य इसका अर्थ नहीं निकाल सकता है। प्रश्न अपन 20वां की बात करते हैं। क्या पूछ रहा है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महीन मानवित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? ये अपन को आंसर देना है। क्या है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महीन मानवित महापुरुष भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये उक्ति किसके विषय में है? सरहप्पा, गोरखनाथ, रामानंद अथवा तुलसीदास। तो यदि हम इसकी उक्ति की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर अपना आगा गोरखनाथ अपना सही आंसर होगा, क्योंकि साथियों तुलसीदास ने एक और कहा है गोरखनाथ के विषय में। क्या कहा है? कि गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग। क्या? गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग, ऐसा किसने कहा है? ये कहा तुलसीदास ने साथियों। और स्वयं गोरखनाथ ये अपने गुरु किसको? मच्छिंद्रनाथ को कहा था। किसको कहा था? मच्छिंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छिंद्रनाथ। तो गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ के गुरु को कहा था कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। क्या कहा था? जाग मच्छिंद्र गोरख आया साथियों, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? बी अपना सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर इसकी 21। बीसल देव रासों के संपादक कर्ता कौन है? ये कर्ता की जगह आपको यहाँ रखना है, ये आपको लिखना है कर्ता। क्या लिखना है? कर्ता की जगह आपको लिखना है कर्ता। कर्ता कौन सा? ये कर्ता लिखना है। आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा है। दशरथ शर्मा है एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी है। माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा है साथियों। इसके अब बात कर रहे हैं किसकी? संपादन कर्ता की। किसका?
बिसलदेव रासो के संपादन करता। तो हम बात करते साथियों यहाँ पर है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा, ये बिसलदेव रासो को क्या है, संपादक करता है। आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों कि बिसलदेव रासो के संपादन करता कौन है। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है कि बिसलदेव रासो के संपादन करता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो माता प्रसाद गुप्त है और एक है अगरचंद नाहटा, दोनों का नाम यहाँ पर आता है। प्रश्न नंबर 22वां की बात करते हैं साथियों, क्या पूछता है 22वां, ध्यान से देखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साथियों तो सीधा सा आंसर है, आंसर दे देते हैं इसका, पदावली अपनी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा, पदावली अपना सही आंसर होगा। इसी पदावली के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, मैथिली कोलनी कोकिल कहा जाता है। क्या, कोकिल इनको कहा जाता है, मैथिली कोकिल इनको कहा जाता है। इनकी पदावली है, लिखनावली है, भू परीक्षा है, इसके बाद गंगा वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, ये इनकी आदि रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी इनकी रचना है, किसकी, विद्यापति की। तो यहाँ पर आपने यह पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, लिखनावली है, पुरुष परीक्षा, क्या है ध्यान रखना, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, गंगा वाक्यावली, ये सब किसकी है, विद्यापति की रचना है। प्रश्न नंबर हम 23 की बात करते हैं। 23 क्या पूछता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अपभ्रंश कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। ये कथन किसका है। देखिए यह कथन की बात करते हैं राहुल सांस्कृतिक, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों, तो ये होगा राहुल सांस्कृत्यायन अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण का मतलब क्या, भुलाना, क्या है, और स्मरण क्या होता है, याद करना, और विस्मरण क्या होता है, भुलाना। तो यहाँ पर अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठा थे। यह कथन किसका है, तो ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है साथियों। किसका है, राहुल सांस्कृत्यायन का। आगे बात करते कुवलयमाला किसकी रचना है। देखो ये राजस्थान जीके में भी आपको प्रश्न पूछा जाता है, कुवलयमाला किसकी रचना है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, कुवलयमाला जो रचना है ये उदोतन सूर्य की रचना है। किसकी है, उदोतन सूर्य की रचना है। ठीक है साथियों, ये कुवलयमाला जो रचना है उदोतन सूर्य ने जालोर में रहकर, कहाँ पर, ये जालोर में रहकर साथियों, कब, 778 ईस्वी में के आसपास इसकी रचना की थी। ये आपको ध्यान में, तो उदोतन सूर्य किसकी रचना है, कुवलयमाला किसकी रचना है, ये उदोतन सूर्य की रचना है। आगे हम बात करते हैं, साथियों, तो नहीं आता है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। ध्यान से पढ़िए क्या है, पूरी पुस्तक का नाम देखिए, ग्रंथ का रत्नाकर जोपम कथा, ये इसका पूरा नाम है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, महा यानी सिद्ध से, व्रज यानी सिद्ध से, नाथ से और जैन से। ये सिद्धों की है साथियों, सिद्धों की दो शाखा है, महायानी और व्रज यानी साथियों। तो यहाँ किससे संबंध है, यदि हम इसकी बात करते हैं साथियों तो ये संबंध है वज्र यानी सिद्धों से, इनका संबंध है। रत्नाकर जोजम कथा पुस्तक का जो संबंध है वो वज्र यानी सिद्धों से है साथी। देखिए हम बात करते हैं रत्नाकर जोजम संबंध सिद्धों से ही सही। अब बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, एक था साथियों हीनयान, क्या हीनयान, और एक था साथियों महायान। इन दो शाखाओं में बट गया था। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है साथियों। किसे, जो हीनयान शाखा है उसको ही वज्रयानी शाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर आता है अपना 26वां, और क्या पूछता है
कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साहित्यकार ने किया है। ये साथियों अब मैंने सोच लिया है कि मैं हर संडे को आपके सामने इतने ही क्वेश्चन लेकर आऊं, और ये अगले संडे, एक और ध्यान रखना, अगले संडे है फिर मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्न ही आपके सामने लेकर आऊँगा। हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस साहित्यकार ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता, अब्बू रई सईद और बदायूनी ने। यहाँ पर इसका अपन को आंसर देना है। तो यहाँ पर शब्द साथियों जो हिंदवी, याद रखना ये हिंदी नहीं है साथियों, ये है हिंदी और वी, ये जो शब्द है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो किया अब्बू सईद ने। अब्बू सईद ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रयोग अब्बू सईद ने किया। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहले मुकर्रम में माना जाता है, लेकिन यहाँ पर साथियों बात करते हैं तो अमीर खुसरो है ही नहीं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, अब्बू सईद इसका सही अर्थ आएगा साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं। काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संबंध में ये कथन किसका है। देखिए ध्यान से देखिएगा, विद्यापति के संबंध में क्या कहा है। विद्यापति के संबंध में कहा है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव में है। ये जो प्रश्न कहा है साथियों, ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ये कहा है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ये जो कहा है ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने यह कहा है। आगे हम बात करते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। हेमचंद्र, जोगिंदा, धनपाल अथवा सोमनाथ। यहाँ पर अपन को सही आंसर देगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने दिया है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं साथियों तो जोगिंदा, इसे जोगिंदा को योगिंदा भी कहते हैं, कहा जाता है, योगिंदु भी इनको कहा जाता है, जोगिंदा भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ही अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा काव्य का आरंभ किया है। इनकी दो रचना मानी जाती है साथियों, एक तो है परमात्मा प्रकाश, क्या है, परमात्मा प्रकाश है, और एक है साथियों योग सार, क्या, योग सार। ये दोनों रचनाएं साथियों जोगिंदा की मानी जाता है, और जोगिंदा को अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है मेरे साथियों। आगे हम बात करते हैं, आगे अपनी रचना आती है। प्रश्न 29 आता है कि निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज योग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है। क्या है, सहज योग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है। सिद्ध जैन नाथ अथवा लौकिक साहित्य, इसकी हम बात करते थे, अपना आंसर होगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है। तो ये बात करते हैं साथियों, तो ये आएगा सिद्ध साहित्य। इसकी और विशेषता की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें गुरु महिमा का वर्णन है, रहस्यात्मक अनुभूति है, जन भाषा का प्रयोग है, बाएं आडंबरों और पाखंडों की कटु आलोचना की गई है। ये सब सिद्ध साहित्य की विशेषता है। आगे हम बात करते हैं, 30वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में चंदनबाला रास के रचयिता कौन है। चंदनबाला रास के जो रचयिता है साथियों कौन है, यहाँ चंदनबाला रास के रचयिता आएगा आसगु, क्या आएगा, आसगु इनका सही नाम है। चंदनबाला रास, आसगु इनका सही नाम है साथियों। तो यह आएगा डी अपना सही, चंदनबाला रास। इसमें राजस्थान के जालोर नगर में चंदनबाला के सतीत्व वर्णन है। जालोर नगर में रहने वाली चंदनबाला का क्या है, सतीत्व वर्णन है साथियों। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चंदनबाला रास है, इसके जो रचयिता है वो आसगु, आसगु, ये इनके रचयिता है साथियों, ध्यान में रखना है। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज आसो में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पर पृथ्वीराज आसो को साथियों छप्पय का सम्राट कहा जाता है। किसका, छप्पय का सम्राट किसे कहा जाता, तो चंद्रप्रदाय को छप्पय का सम्राट कहा जाता
है, लेकिन यहाँ तो चप्पे है, चप्पे चंद है ही नहीं। यहाँ तो अरिल है, पद्धति है, कविते और सवैया है। तो यहाँ पर फिर अपना आंसर क्या होगा? क्योंकि पृथ्वीराज रासों में जो मुख्य चंद है वो छप्पे चंद है। कौन सा है? इसीलिए तो चंद्रप्रदाय को छप्पियों का सम्राट कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर छप्पे तो है ही नहीं, यहाँ पर फिर क्या हम किसका हम चुनाव करें? तो देखिए यहाँ पर हमारी बात करते हैं मेरे साथियों, तो यहाँ पर यदि इस यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो कवित अपना सही आंसर होगा। कवित, यदि इसमें चप्पे नहीं दे रखा है तो फिर कवित है। और यदि इसमें बात करते हैं साथियों, इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें क्या है? छप्पे चंद तो है, ये इसका मुख्य चंद है। छप्पे चंद बाद कवित भी है साथियों, इसमें कवित है। कवित के बाद साथियों इसमें दोहा है, कवित है, दोहा है, इसके बाद तोमर है। क्या है? तोमर भी इसमें चंद है। तोमर है, एक त्रोटक है, त्रोटक भी है, और एक क्या है? गाहा है। ये आदि छंद है साथियों किसमें? इसमें पृथ्वीराज रासों में। लेकिन मुख्य जो छंद है वो क्या है? छप्पे छंद है। इसलिए तो चंद्रप्रदाय को छप्पे का सम्राट भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो अपना प्रश्न आता है ना 42वां। और 42वां क्या पूछता है? विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो ये आज है पदावली साथियों, विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखा है। इस पदावली पर बांग्ला भाषा का प्रभाव भी पाया जाता है। ठीक है। और जयदेव के गीत गोविंद की तर्ज पे साथियों विद्यापति ने इस पदावली की रचना की। एक और ध्यान रखना, हिंदी में कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विद्यापति ही माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या? हिंदी में कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो विद्यापति ही माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आता है, पयुम चरियम में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत और राम। बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? तो इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है साथियों टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप बात करते हैं, ये राम का वर्णन है। किसका वर्णन है? राम का वर्णन है। पयुम चरियम में राम का वर्णन है। पयुम चरियम स्वयंभू की रचना है। किसकी है? याद रखना, ये स्वयंभू की रचना है। इसलिए तो आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसको? पयुम, स्वयंभू को आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। और इसमें पयुम चरियम में कांडों की बात करते हैं साथियों, इसमें 5 कांड है। कितने कांड है? इसमें 5 कांड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और यदि कांड की बात करते तो इसमें विद्याधर कांड कौन कौन से हैं? 5 कांड में एक आता है विद्याधर कांड। कौन सा आता है? पहला कांड है विद्याधर कांड। दूसरे कांड की बात करते हैं साथियों तो ये दूसरा कांड है अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। फिर इसमें आता है एक और सुंदर कांड। क्या आता है? सुंदर कांड आता है। इसके बाद युद्ध कांड और उत्तर कांड। कौन सा? एक आता है युद्ध कांड और एक आता है उत्तर कांड। इस प्रकार से बात करते हैं। इसमें कांडों की संख्या कितनी है? 5 है पयुम चरियम में। इसमें रामकथा का वर्णन है, लेकिन साथियों रामकथा को जैन धर्म के अनुसार इसमें प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न अपना आता है 34वां। अमीर खुसरो की पहले और मुकरिया किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी अथवा ब्रज भाषा में साथियों। तो यहाँ पर इनका सही आंसर देना है। अमीर खुसरो की बात है तो यहाँ है पहले और मुकरियों की जो रचना है वो खड़ी बोली में। किसमें है? खड़ी बोली में। देखो ये जो अवधि है, देखो साथियों अवधि ये 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक अवधि और एक अवधि है। यदि हम अवधि की बात करते हैं, इस अवधि का अर्थ होता है साथियों समय। समय को थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा समय यानी छोटी की मात्रा है, तो समय अल्प भी होता था, अल्प में याद रखना छोटी के छोटा भी होता है छोटी का। और ये अवधि है तो ये अवधि क्या है? एक भाषा है। अवधि एक क्या है? ये भाषा है। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ आंसर क्या होगा? ए। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? देखो साथियों आदिकाल में 2 भाषा थी, एक का नाम था डिंगल और एक का नाम था पिंगल। जो रासो लिखा गया इन्हीं 2 का भाषाओं में लिखा गया, डिंगल और पिंगल में ही रासो लिखे गए। तो यह डिंगल का अर्थ क्या है? अवधि और ब्रज के युग से बनी हरियाणी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश युग से बनी शुद्ध राजस्थानी। देखिए यहाँ पर यदि आंसर की बात करते हो तो डी अपना सही आंसर होगा। अब इसमें कैसे याद रखिए, देखो दोनों में अपभ्रंश ही आएगा। यहाँ पे अपभ्रंश है और यहाँ भी क्या है? अपभ्रंश है।
यदि अपभ्रंश में ब्रज का मिश्रण ब्रज भाषा का मिश्रण है तो ये पड़ेगी साथियों पिंगल। क्या बनेगी? पिंगल। और यदि अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा का मिश्रण है तो ये बनेगी साथियों डिंगल। तो ये ध्यान रखना डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है। देखिए डिंगल और पिंगल के अंतर की हम बात करते हैं तो यहाँ नहीं याद रखें। डिंगल की अपन बात करते हैं साथियों, डिंगल भाषा किसे कहते हैं? तो ये डिंगल जो भाषा है ये अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रण से जो भाषा है वो डिंगल है। और पिंगल की हम बात करते हैं साथियों, पिंगल में क्या है? पिंगल में अपभ्रंश और प्लस ब्रज भाषा की जो बात करते हैं वो पिंगल भाषा है साथियों। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। अगला हम बात करते हैं, अगला प्रश्न अपना आता है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर है, इटावा है, एटा है या बिहार है? तो हम इसकी आंसर की बात करते हैं साथियों, एटा यूपी। एटा कहाँ है? ये यूपी में है साथियों। यहाँ पर अमीर खुसरो का बात जन्म की बात करते हैं, ये हुआ था 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला गांव में कस्बे में इनका जन्म हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। एक और ध्यान रखना, एटा कहाँ है? ये यूपी में है। यूपी में एक गांव का नाम है पटियाला, पटियाली। क्या नाम है? पटियाली है। ये पटियाली में इनका जन्म हुआ था। पटी और याली में इनका जन्म हुआ था साथियों अमीर खुसरो। कब हुआ था? ये होता 1253 ईस्वी में। अगला प्रश्न अपना आता है 37वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार अमीर रासों के रचयिता कौन है? रूपचंद, जज्जल, विद्याधर अथवा शारंगधर। 3 नाम आता है साथियों। शारंगधर, देखो शारंगधर को इस प्रकार से लिखा जाता है, शारंगधर, ये शारंगधर। तो यहाँ अमीर खुसरो को रचयिता की अपन बात करते हैं साथियों, तो अपना आंसर क्या होगा? ये शारंगधर, यानी डी अपना सही आंसर होगा। आचार्य शुक्ल ने अमीर रासों का रचनाकार शारंगधर को बताया है। किसको? शारंगधर को बताया है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि डी अपना सही आंसर है। और यदि इसके आगे बात करते हैं, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? मैथिली भाषा आएगा। क्या आएगा साथियों? मैथिली भाषा ही अपना सही आंसर होगा। यानी क्या होगा? मैथिली भाषा सही आंसर। इसीलिए तो साथियों इनको क्या, विद्यापति को मैथिली कोकिल, मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। किसको? विद्यापति को। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, मिश्रित, अवधी, मिश्रित, अपभ्रंश और प्राकृत। तो यहाँ पर कीर्ति लता की अपन बात करते हैं। किसकी? विद्यापति की। देखो रचनाएं पदावली है, लिखना वाली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, ये आदि सभी किसकी है? पुरुष परीक्षा है, ये सभी किसकी रचना है? विद्यापति की है। तो यहाँ पर कीर्ति लता की हम बात कर रहे हैं साथियों। ये प्रश्न पीएचडी 2021 में पूछा गया है। यदि हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना प्रश्न होगा मिश्रित अपभ्रंश साथियों। यहाँ मिश्रित नहीं आएगा, अपभ्रंश, मिश्रित अपभ्रंश। ध्यान में रखना, मिश्रित नहीं है, ये मिश्रित अपभ्रंश साथियों। इसकी कीर्ति लता की बात कर रहे हैं। कीर्ति लता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। यदि अवहट भी आता है साथियों तो अवहट आपको चयन करना है। विद्यापति ने कीर्ति लता में तिरुहू के राजा कीरत सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति तिरुहू राजा शिव सिंह और कीरत सिंह के दरबारी कवि थे। यहाँ पर याद रखना मिश्रित अपभ्रंश साथियों इनका याद रखना। और इसको अवहट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अवहट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपना आता है 40वां प्रश्न क्या पूछता है साथियों, ध्यान से देखिए। 40वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रविदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साथियों तो डी अपना सही आंसर होगा। बाकी ये 3 तो क्या है? ये निर्गुण काव्य धारा के है। रविदास का मतलब होता है साथियों रैदास। क्या है? रैदास। और ये नानक तो ही, और ये कबीर, इन तीनों तो कहाँ पर आएंगे? ये निर्गुण काव्य धारा में आएंगे। और विद्यापति कहाँ पर आएंगे? ये आएंगे सगुण काव्य धारा में। सगुण भी कहा? कृष्ण भक्ति जो काव्य धारा है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में विद्यापति आते हैं साथियों। आगे हम बात करते हैं, ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का नाम क्या है? देखो प्रश्न यदि वो सामने वाला प्रश्न घुमाएगा
तो वो प्रश्न को इतना घुमा सकता है साथियों, इतनी कठिनाई स्तर भी वो दे सकता है। अभी तो नहीं पूछ सकते ढोला कहाँ का था, लेकिन उसने क्या पूछा है, ढोला के पिता का क्या नाम था। तो बात करते हैं साथियों, ढोला के पिता का नाम था, क्या नाम था, राजा नल साथियों ढोला के पिता के नाम था। ढोला मारूरा दुआ में ढोला के पिता का नाम राजा नल। ढोला मारूदुआ 11वीं शताब्दी में कवि कल्लोल की रचना है। किसकी है, कवि कल्लोल की रचना है, और इसे लिपिबद्ध करता है साथियों वह है कुशल लाभ। कुशल लाभ इसके लिपिबद्ध करता है, और रचना है कल्लोल की और लिपिबद्ध करता है कुशल लाभ, और रचना है 11वीं शताब्दी की। इसमें राजकुमारी मारू है, मारू तो राजकुमारी मारू है, और नायिका मारू है, और नायक कौन है, नायक इसमें ढोला, नायक इसमें ढोला साथियों। दोनों की प्रेम कथा, राजकुमारी मारू तथा इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमार मारू तथा राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा वर्णन है। मारू या मारवड़ी की प्रेम कथा वर्णन है। ये लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है, और ये मूलतः किसमें, दोहा छंद में लिखी गई है। किसमें, दोहा छंद में लिखी गई है, जिसमें कवि कुशल नाम ने 11वीं 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी गई है। तो लिपिबद्ध कर्ता की बात करते हैं, संकलन कर्ता की बात करते हैं, तो कौन आएंगे, कुशल लाभ। कौन आएंगे, कुशल लाभ। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बी अपना सही आंसर होगा। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी, ये मान्यता किसकी है, हाँ किसकी मान्यता है कि गोरखनाथ का समय जो 11वीं शताब्दी माना है, ये मान्यता किसकी है साथियों। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। किसने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ का समय है वो 11वीं शताब्दी माना है। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी किसने माना है, तो वह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। ये आपको सही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धियों की परंपरा से ही छट कर निकला है, ये कथन किसका है। रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत, शिव सिंह सेंगर, या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करते हैं इसके, तो इसका जो अपना आंसर होगा मेरे साथियों, वे आंसर अपना डी क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। क्या कहा कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये जो कथन है ये किसका है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 44वां प्रश्न की बात करते हैं, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है। तो इसका सीधा सा आंसर है, सिद्धों का जो आरंभ करता है वो सरहप्पा है। सी अपना सही आंसर होगा। सहजान का प्रवर्तक है वो सरहप्पा है। दोहा को रचना है वो सरहप्पा है। पंचमकार का प्रवर्तक है वो सरहप्पा है। ये सब चीज़ें अपन को इसमें ही याद रखनी है। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा है, तो मेरे साथियों यहाँ पर अपना आंसर होगा अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ था एटा, यूपी एटा में कब, 1253 में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो। इसे हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी कहा जाता है। पहली और मुकरी की रचना है वो खड़ी बोली में ही की है साथियों, किसने, अमीर खुसरो ने। आगे हम बात करते हैं प्रश्न की, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य की हम बात करेंगे तो यह आएगा अपने पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें कितने सर्गों की संख्या 59 है, और इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, जिसमें मुख्य छंद है छप्पे छंद है साथियों। इस पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन में रामचंद्रिका नहीं दे रखी है मेरे साथियों, तो फिर छंदों के अजायब घर में किसको, पृथ्वीराज रासो को ही क्या करेंगे, चयन करेंगे। इस बात का इतना आप अपन को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, लोक भाषा, जनभाषा, देश भाषा
या फिर साथियों बात करेंगे अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया। प्रश्न की बात करते तो यूजीसी नेट 2008 में यह प्रश्न आया हुआ है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया? तो देश भाषा नाम दिया, यानी कि सी अपना सही आंसर देना है। 48 में निम्न में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, प्रमाता प्रकाश है, पाहुड़ दोहा। क्या लौकिक चरित्र काव्य लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन सा साहित्य आता है? ये अपन को याद रखना है। तो साथियों यदि इसका आंसर की हम बात करते हैं ना, तो ये आएगा भविष्यत कहा। क्या आएगा? भविष्यत कहा इनका सही आंसर होगा। और ये भविष्यत कहा नहीं, हाँ, ग्रंथों में ये इसके जो रचयिता है भविष्यत कहा के, वो क्या है? धनपाल है। कौन है? धनपाल इसके रचयिता है। पाहुड़ दोहा जो है इसके कौन है? राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचयिता है। और योगसार परमात्मा प्रकाश की है साथियों, ये योगिंदा या जोगिंदा, योगिंदु या जोगुंदी की रचना है योगसार और परमात्मा प्रकाश। और भविष्यत कहा किसकी है? ये भविष्यत कहा जो रचना है ये धनपाल की है। किसकी है? धनपाल की है। और पाहुड़ दोहा किसकी है? ये पाहुड़ दोहा राम सिंह की है साथियों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। योगसार परमात्मा प्रकाश, इससे ही साथियों किसका प्रश्न में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, योगसार और परमात्मा प्रकाश से। अगला प्रश्न की अपन बात करते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो साथियों सीधा सा आंसर है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की हम बात करते हैं तो अपना आएगा गोरखनाथ, अपना सही आंसर होगा। कौन सा होगा? गोरखनाथ अपना सही आंसर होगा। नाथों की संख्या 9 है। कितनी है? नाथों की संख्या 9 है, जिसमें 9 है। तो इसके सब पे केंद्र में कौन? आदिनाथ भगवान शिव है। और बाकी 8 नाथ है वो 8 दिशाओं के प्रतीक है। कितने? 8 दिशाओं के प्रतीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मचंदर, और मचंदर के गुरु का नाम था जलंधर। और इस जलंधर के नाम पर ही पंजाब का जालंधर शहर बसा हुआ है। ये अपन को ध्यान रखना है। मचंदर को गोरखनाथ ने कहा कि जाग मचंदर गोरख आया। ये किसने कहा था? गोरखनाथ ने ही कहा था। यहाँ से गोरखनाथ अपन को अलग कर लेता है। महापुराण के रचयिता कौन है? तो यहाँ से साथियों हम बात करते हैं महापुराण के रचयिता की हम बात करते हैं तो पुष्यदंतु है, ये महापुराण के रचयिता है। कौन? पुष्यदंतु है, ये महापुराण के रचयिता है। आगे हम बात करते हैं 51वां प्रश्न है, निम्न में सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरप्पा, मचंदर, कणप्पा, गोरखनाथ। सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने की बात करें तो देखो क्या होगा। अब इसके ये देखो, ये समझने से, ये प्रश्न का उत्तर समझने से आएगा साथी। किससे? समझने से। और इस प्रश्न की अपन बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने की बात करते हैं तो सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना ग्रंथ आएगा मच्छिंद्रनाथ आएगा। कौन आएगा? मच्छिंद्रनाथ आएगा। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराना मच्छिंद्रनाथ है। ये प्रश्न आया है साथियों यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में। इसमें 2016 में ये प्रश्न आया। यहाँ मच्छिंद्रनाथ इनका सही आंसर है। सिद्धों से ही नाथ साहित्य की उत्पत्ति हुई है। जिसके प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है जिसकी रचना दोहा कोश है। कणप्पा हिंदी में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं जिनके कोई ग्रंथ नहीं है। देखो ना, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने माने साथियों यहाँ पर मच्छिंद्रनाथ माने, इससे यहाँ ये मान रखा है। लेकिन साथियों मेरा तो ये कहना है कि अब बात करते इस प्रश्न की 51 प्रश्न की। आप यदि देख रहे हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पता कर जाए इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि देखो सिद्धों की नाथों की उत्पत्ति किससे हुई है? नाथों की जो उत्पत्ति हुई है वो सिद्धों से हुई है। किससे हुई है? सिद्धों से नाथों की उत्पत्ति हुई है। तो पहले कौन आएंगे? पहले आएंगे सिद्ध। क्या आएंगे? पहले आएंगे सिद्ध। सिद्ध के बाद कौन आएंगे? फिर आएंगे नाथ। सिद्ध के बाद कौन आएंगे? नाथ। तो मेरे हिसाब से साथियों यहाँ आंसर होगा कौन सा? सरप्पा होगा।
लेकिन साथियों ये जो प्रश्न है 2008 में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर मान रखा है मच्छिंद्र नाथ। अब आप हाँ मच्छिंद्र, अब आप अपने हिसाब से इस प्रश्न का मुझे आंसर जरूर बताकर जाइए। प्रश्न नंबर है 51 का साथियों। आगे बात करते हैं, वैसे इस प्रश्न का आंसर मैं बताऊंगा। सांकेतिक अर्थ के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। सिद्धनाथ, सूफी और कबीर। देखो संध्या भाषा, इनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। तो संध्या भाषा किसकी भाषा को कहा जाता है, इसका आपको सही आंसर देना है। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, इसको कठिन प्रश्न है। तो यहाँ पर सिद्धों की जो भाषा है इसे संध्या भाषा, आद्य वज्र मुनि ने इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा है। क्या कहा है? संध्या भाषा। आद्य वज्र मुनि ने इनकी भाषा को क्या कहा है? संध्या भाषा कहा है मेरे साथियों, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? संदर्भदायी, मुल्ला दाऊद, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो देखो ये प्रश्न भी आपको समझना है। आदिकाल किस कवि की भाषा वर्तमान में किसका? वर्तमान में खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है ना वर्तमान में। तो फिर इसमें देखिए इनमें से किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यहाँ पर 4 A B C D में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा अपना? अमीर खुसरो ही अपना क्या होगा? सही आंसर होगा। इस प्रश्न की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2004 में प्रश्न पूछा गया। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर बताएंगे पृथ्वीराज रासों प्रमुख कौन सा? वीर और श्रृंगार साथियों इनका प्रमुख रस है। मेरे हिसाब से तो यही प्रश्न आंसर होगा, वीर और श्रृंगार। पृथ्वीराज रासों का प्रमुख रस है वीर और श्रृंगार, यानी कि ए अपना यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि सरअप्पा को माना है। इसको माना है सरअप्पा को ही राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि माना है। अब मेरे साथियों देखिए ये प्रश्न कहाँ कहाँ पर आया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। TGT 2021 में प्रश्न यही आया हुआ। यूपी TGT 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। कॉलेज लेक्चरर 2014 राजस्थान में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर UGC नेट 2015 में साथियों ये प्रश्न आया हुआ है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। यूपी TGT 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। लगभग ये प्रश्न 10 बार आ चुका है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से याद करना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित? हिंदी काव्यधारा। तो यहाँ पर सीधा सा प्रश्न, हिंदी काव्यधारा क्या अर्थ होगा? राहुल सांस्कृत्य, महापंडित राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी काव्यधारा के नाम से साहित्य ग्रंथ लिखा है। तो हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्या ने, इसे याद करना, रा से रा याद करना, राहुल सांस्कृत्य, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है, सरअप्पा या फिर नाथ पंथ के हठ योग का प्रभाव निम्न में से पाया जाता है। हठ योग का प्रभाव किसमें पाया जाता है या सरअप्पा का प्रभाव किसमें? पता? सीधा सा आंसर है मेरे साथियों, क्या? कबीर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कबीर में हठ योग का प्रभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले है कौन कौन? पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक भी माना, अर्ध प्रमाणिक माना और अप्रमाणिक भी माना है। लेकिन यहाँ प्रमाणिक की बात हो रही है, तो प्रमाणिक जो मानने वाले हैं उसका हम सही आंसर की बात करते हैं तो वह कर्नल जेम्स टोड ने साथियों इसको प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक किसने किसने माना है? ध्यान रखना है, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्रमाणिक माना है साथियों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी अपना सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? तो साथियों आपको याद रखना है, राहुल बेले ये शिलांकित है, शिला पर लिखी गई रचना है। चंपू काव्य है, क्या है? चंपू काव्य है। इसका कवि है वो क्या है?
कवि है नायिका राहुल का नक्शी का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करते हैं 60वां प्रश्न। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा राम सिंह की, नेमिनाथ रासो हरिभद्र सूरी की है और भविष्यत कहा धनपाल की है। तो यहाँ 60वां प्रश्न का अपन को सही आंसर देना है। अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मेरे साथियों, इसके सही आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर है सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर अपना पहला है, प्रबंध चिंतामणि है। ये मरुतुंग की रचना है। किसकी है? मेरुतुंग की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? ये मेरुतुंग की रचना है। ये प्रबंध चिंतामणि। पावड़ दोहा राम सिंह की है ही सही। नेमिनाथ चरियम हरिभद्र सूरी की है, बिल्कुल साथियों। और भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की रचना है। प्रश्न नंबर 60, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? संदेश रासक है वो खंड काव्य है साथियों। क्या है? ध्यान रखना, संदेश रासक है एक क्या है? खंड काव्य है। क्या है? संदेश रासक है वो खंड काव्य है, आपको ध्यान में रखना है। आलवार संतों की संख्या मानी जाती है साथियों। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है ये आपको ध्यान रखना है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। नाथों की संख्या 9, सिद्धों की संख्या 84। नाथों की संख्या, सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9 और आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। जिसमें एक आंडाल, कौन? आंडाल नाम की एक कवयित्री थी साथियों, जिसे दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। दक्षिणी भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो आंडाल, सिद्धों में एक आंडाल नाम की एक कवयित्री हुई जिसे दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। आगे प्रश्न, केमासवध किस ग्रंथ की घटना है? सीधा शर्त है साथियों, केमासवध है ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित रचना है। क्या? केमास या कयामस का ये मास, कयमास यो एक समय है, तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित समय है साथियों। आगे बात करते हैं। अपभ्रंश काव्य में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश में लिखा है साथियों, तो ध्यान रखना। अब इसका जो सही आंसर की बात करते हैं तो ये है पय्युम चरियम। किसकी है? पय्युम चरियम में रचना है। और ये पय्युम चरिय साथियों ये स्वयंभू की रचना है। इसीलिए तो स्वयंभू को आदिकाल का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। इन्हें आदि कवि कहा जाता है। आदिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। ये पय्युम चरियम किसने लिखी? स्वयंभू भाषा क्या है? अपभ्रंश इसकी भाषा है। आगे पृथ्वीराज आसू की भाषा क्या है? तो साथियों पृथ्वीराज आसू की भाषा है, देखो इसकी भाषा डिंगल है। कुछ पिंगल मानते हैं लेकिन इनकी भाषा को अपन को डिंगल मानेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आया है ये प्रश्न साथियों पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। और फिर साथियों इसकी भाषा डिंगल ही मानी गई है। क्या मानी गई? डिंगल मानी गई है, पिंगल नहीं मानी गई। ये प्रश्न पूछा गया है। DSSB PGT, क्या DSSB PGT में ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है। और यहाँ पर भाषा इसकी क्या मानी गई? डिंगल मानी गई है। हिंदी में लिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है साथियों? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से, यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है साथियों? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त, जिसमें अपभ्रंश की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह प्रश्न है साथियों अपना यहाँ बीसलदेव रासो। कौन सा है? बीसलदेव रासो अपना सही होगा। यानी कि राहुल बेल में भी अपभ्रंश है, अमीर में भी अपभ्रंश का प्रभाव और पृथ्वीराज रासो में कहीं अपभ्रंश का प्रभाव है। तो यहाँ पर अपना क्या आएगा? बीसलदेव रासो अपना सही आंसर होगा। प्रश्न की बात करते हैं। आलाउद्दीन नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? बीसलदेव रासो में, पृथ्वीराज रासो में, परमार रासो में अथवा खुमान रासो में? तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साथियों तो अपना आंसर होगा परमार रासो, जिसके रचयिता है जगनिके। कौन है? जिसके रचयिता कौन है? जगनिके। आला और उदल वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ का वर्णन जगनिके ने इसी परमार रासो में किया है। परमार रासो में सर्वाधिक वीरता का वर्णन मिलता है साथियों, तो ये परमार रासो में ही मिलता है।
इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आला खंड के नाम से भी इसे जाना जाता है और परमार राशियों के नाम से भी इसे जाना जाता है साथियों, याद रखना। आगे हम बात करते हैं साथियों, इसमें ये जो आला खंड है वर्षा ऋतु में इसे गाया जाता है। आला खंड में वर्षा ऋतु में इसे गाया जाता है और जो मिलता है ना कि 12 बरस कुकर जीवे 13 बरस जीवे सियार और बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस कौन जीता है? कुत्ता जीता है। 13 बरस जीता है और कौन? सियार जीता है। और 18 बरस कौन जीता है? क्षत्रिय। इसके बाद यदि क्षत्रिय ज़्यादा जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार। ऐसी जो उक्ति मिलती है ये कहाँ मिलती है? इसी परमार रासों में मिलती है साथियों, जो जगनिक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? इसका आंसर दिया तो यहाँ स्वयं राम कुमार वर्मा, ऐसे आपको याद करना है। स्वयंभू को पहला कवि किसने माना था? स्वयं राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयं राम कुमार वर्मा, ऐसे याद करना, स्वयं राम कुमार वर्मा, याद रखना, स्वयं राम कुमार वर्मा ने स्वयं राम कुमार वर्मा माना है साथी। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो नाथ साहित्य का आरंभ किसे माना जाता है? गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभ माना जाता है साथियों। किसने? और गोरखनाथ का नाथ साहित्य का प्रवर्तक भी कौन है? गोरखनाथ ही नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। आगे हम बात करते हैं 17वां, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, ये जो कथन है मेरे प्यारे साथियों, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य होता है वो वहाँ की जनता की चित्र नहीं, ये चित्त यानी अपना दिल, मन की वृत्तियों, अनुभवों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये जो कथन कहा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? यहाँ महाकाव्य, सुभाषित ग्रंथ, खंड काव्य, प्रबंध। ये शारंगधर जो है रचना साथियों सुभाषित ग्रंथ है। सुभाषित ग्रंथ का मतलब होता है अच्छी उक्तियाँ, जिसे हम हिंदी में दोहे कहते हैं नहीं, जहाँ से साथियों हमको सही प्रेरणा मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है, वो सुभाषित ग्रंथ होता है। ये इनका सही आंसर है। हाँ, शारंगधर पद्धति व सुभाषित ग्रंथ विधा में है और शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए, जिसमें बीच बीच में देश भाषा वाक्य है। शारंगधर पद्धति के रचनाकार शारंगधर है। कौन है? ध्यान रखना, शारंगधर पद्धति के रचनाकार कौन है? शारंगधर ही है साथी। अगला प्रश्न अपना आता है, वो आता है वैध। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है? तो ध्यान है, समय इसमें साथियों 69 है। और छंद की बात करते हैं, इसमें 68 प्रकार के छंद है और समय साथियों इसमें 69 समय है। और छंद किसने? इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासों में, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। और समय की बात करते हैं तो इसमें क्या है? 69 साथियों, 69 समय है। चंद शर्मा गुलर ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? प्रश्न है यहाँ पर, यहाँ आंसर होगा पुरानी हिंदी। क्या है? पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो याद रखना, साहित्यिक अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है, यानी कि बी अपना सही आंसर होगा। क्या? बी अपना सही आंसर होगा, ध्यान में रखना साथी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पय्युम चर्युम, पावड़ दोहा, भविष्यत कला और चित्रावली। ये चित्रावली को कहाँ पढ़ते हैं? चित्रावली को हम पढ़ते हैं साथियों रीतिकाल में। रीतिकाल में कहाँ पर पढ़ते हैं इसे? सूफी काव्यधारा में। तो ये सूफी काव्यधारा में ये नहीं है साथियों, ये बाकी इस अपभ्रंश में पय्युम चर्युम ये स्वयंभू के, पावड़ दोहा राम से की, भविष्यत कथा ये धनपाल की रचना है। पावड़ दोहा किसकी है? ये पावड़ दोहा राम सिंह की है। और ये किसकी है? स्वयंभू की है। और ये राम सिंह की। चित्रावली किसकी है? ये चित्रावली उस्मान की है, जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं? रीतिकाल में पढ़ते हैं, भक्ति काल में पढ़ते हैं। भक्ति काल में कहाँ पढ़ते हैं? सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा में पढ़ते हैं साथी। तो डी अपना सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं तो आगे आगा अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था।
अबुल हसन अमीर खुसरो का क्या नाम था, मूल नाम था। तो ये साथियों आज अपन ने देखे हैं कितने 75 क्वेश्चन देखे हैं। कल अगले संडे, कल नहीं अगले संडे फिर आपके लिए साथियों में कितने इसी प्रकार से 75 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और वो भी आदिकाल के ही लेकर आऊंगा। ध्यान रखना किसके, आदिकाल के। पुणे में आपके लिए 75 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। हाँ, आप इंतजार करना साथियों अगले संडे तक। बेहतरीन इतने ही और बहुत अच्छे लेकर आऊँगा साथियों। ठीक है मेरे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन ये प्रश्न लगे होंगे, और मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन साथियों आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो अब आप ज़रूर साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करेंगे मेरे साथियों। तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। ठीक है मेरे साथियों, इस एक वीडियो को बनाने में मेरे को सम साथियों सुन ले, हर दिन में 1 घंटा आधा 1 घंटा तो टाइप करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। आज मैंने डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, मैंने इसी प्रकार से पढ़ाया है। डिजिटल बोर्ड पर साथियों यही कक्षा में यही क्लास लगभग 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म होती, इसलिए मैंने इसी प्रकार से इसे पढ़ाया है। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।